देखो रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जो सिस्टम होता है ना हमारा, जैसे कोई भी आप एक मॉलिक्यूल उठाइए, कोई एक कंपाउंड उठाइए, तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। क्या देखा हमने कि कार्बन के अंदर कैपेबिलिटी है सिंगल बॉन्ड बनाने की, डबल बॉन्ड बनाने की, और तीसरी कैपेसिटी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो क्लास 10 से हम पढ़ते आते हैं। हाँ कि ना बोलो। अच्छा, अब इसमें देखिए जब सिंगल बॉन्ड होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड होता है सिग्मा। और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड वन बॉन्ड इज पाई। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसमें क्या होगा, जल्दी बोलो। वन सिग्मा और टू पाई, वन सिग्मा और टू पाई। पहले हमने जो पढ़ा था, क्या बताया था कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी स्ट्रांग होती है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो एनर्जी का अगर हम देखें, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सिग्मा की ज़्यादा है पाई से। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो किसका है, सिग्मा का ज़्यादा है और पाई का कम है। क्लियर? बोलो। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब किसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिस बॉन्ड की एंथैल्पी ज़्यादा है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो जिसकी कम होगी, यानी पाई को तोड़ना इजी है कि नहीं है? बोलो। लेकिन लेकिन यहां बॉन्ड तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरी बात कर रहे हैं। जो टर्म मैं देख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब हमने आपको कल ही बताया था, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये बॉन्ड सिग्मा है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और अगर ये बॉन्ड पाई है, क्या कहलाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। यस के नो? ठीक है। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब यह है कि अपने पड़ोस में चला जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा? देखो घूमने से क्या होता है, दो चीजें अपने आप समझ लो कि एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी एक क्राइटेरिया है। अगर एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, अगर किसी चीज में एनर्जी ज्यादा है तो बताओ उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? किसी के अंदर ज्यादा एनर्जी है तो वो स्टेबल ज्यादा होगा या रिएक्टिव ज्यादा होगा? रिएक्टिव ज्यादा होगा। इसका मतलब मोर रिएक्टिव, है ना, और लेस स्टेबल। सही है कि नहीं है, बोलो बात। है ना? और अगर एनर्जी लेस हो, लेस एनर्जी हो, लेस का मतलब जो भी उसकी एनर्जी है उससे थोड़ी ज़्यादा होने पर हम कहते हैं मोर एनर्जी, और कम होने पर हम कहते हैं लेस एनर्जी। तो लेस एनर्जी होगी तो क्या बात होगी कि मोर स्टेबल,
और लेस रिएक्टिव। सही है कि नहीं बोलो? बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही है ना? तो क्या हुआ बात, देखो कोई भी चीज को आपको आइसोलेट करना है, यानी कोई केमिकल बनाना है, उसका यूज करना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो क्या करता है, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी को बताने के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। और एनर्जी कम कब होती है? जब हम एनर्जी लॉस करते हैं। एनर्जी लॉस कब करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। अपने पे देखो, आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिली, आप पूरे दिन खेले, काम किया, थके, तो आपको नींद आई ना? है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये देखिए कि एनर्जी क्या है, कि मतलब जब सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो अब सिस्टम, ये रेजोनेंस जो है ना, ये एक सिस्टम की एनर्जी कम करने का तरीका है। देखो समझो, एक जैसे कल मैंने एक बताया था आपको, बेंजीन, याद करो, बताया था बेंजीन, याद आ रहा है सबको? कल बताया था एक बेंजीन हमने, दिखा था हमने ये। अब हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, ये 6 नंबर कार्बन है। दिख रहा है आपको 6 नंबर कार्बन? अब आप चेक कीजिए, इसको देखने पर इसको देखने पे क्या लग रहा है? 1 और 6, 2 और 3, 4 और 5 के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। यस कि नो? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कार्बन नंबर 1, 6, 2, 3, इन सब के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। मतलब क्या हुआ कि देखो, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड की बड़ी होती है। तो मतलब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, तो कंक्लूजन ये आता है कि 1, 2, 3, 4 और 5, 6 की बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए। बोलो यस के नो? क्योंकि हमें दिखने में सिंगल बॉन्ड लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मनोज सर, बड़ा वाला दो पेज अभी चाहिए क्या? बोलो सही है कि नहीं है? बोलिए कि इसको देखने पे लग रहा है, नहीं लग रहा है कि जो बॉन्ड सिंगल है उसकी बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा ही होती है, और डबल की क्या होती है? कम होती है। तो हमें क्या लग रहा है देखने पर कि कार्बन जो 1 और 2 कार्बन है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, 3, 4 की ज्यादा होगी, 5, 6 की ज्यादा होगी। किससे? 1, 6, 2, 3 और 4, 5 से। ऐसा दिखने पे हमको लग रहा है कि नहीं है? बोलो। अब देखो, अगर ऐसा होता तो जो कम एनर्जी का बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाता, और कम एनर्जी का अगर ऐसा होता तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? वेरी लेस स्टेबल होना चाहिए था ये कंपाउंड। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो तो, कि बेंजीन जो है ना, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ये कंपाउंड है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। और एक बात बताता हूं, ये जो कहती हैं, जो डाटा कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर इक्वल। बोलो समझ में आई बात? बोलो समझ में आई क्या बात? अब कैसे हुआ? इससे स्टेबिलिटी का, सब सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो इससे स्टेबिलिटी का क्या पता चला? समझो, पहले अगर अलग अलग एनर्जी होती, आपने सिस्टम को एनर्जी दी, कम एनर्जी दी,
तो पहले कम एनर्जी वाला टूट जाता, और जैसे ही कम एनर्जी वाला टूटता तो ये टूट के अलग हो जाता ना। लेकिन अभी क्या है कि रिजल्ट ये कहते हैं कि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सारी बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो 6 के 6 बॉन्ड को एक साथ ब्रेक कर सके। यस के नो बोलो, बोलो इस बात के। तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है, इतनी सारी एनर्जी सिस्टम को मिल नहीं पाती है। तो मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, पर देखने पर तो नहीं लग रहा। तो इसी बात को समझाने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोला इसको हमने? क्या बोला इसको हमने? रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस क्या कहता है कि हमने भले ही लिखा बेंजीन को ऐसे, ठीक है, लेकिन बेंजीन अकेला ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बेंजीन कई सारी स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड है। जैसे हम बेंजीन को कैसे लिखते हैं समझिएगा। हम बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, हम बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, हम बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, और हम बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं। यानी ये 4 तरीके हैं लिखने के। अब आपको कोई एक लिखना है, यानी आपने ये लिखा तो आप समझिए कि आप ये सारा लिख रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो क्या हुआ, फिर से नंबरिंग दो। नंबरिंग दिया आपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। पहली में क्या हो रहा है, 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। दूसरी में क्या है, 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल। तो देख रहे हो ना कि पहली सिचुएशन में जहां सिंगल था, सेकंड में क्या आ गया? डबल। हाँ कि ना? और तीसरी सिचुएशन में देखो मैंने डॉट डॉट लाइन दिखाई है। डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि जितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड धीरे धीरे घूम रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से भी लिख सकते हैं। और चलन में इनमें से आप कोई एक इक्वेशन या इसको लिखोगे। ये गोला बनाने का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है वो किसी एक कार्बन के लिए नहीं है, वो सभी कार्बन पर बराबर बराबर रोटेट कर रहा है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हर बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के दोनों करेक्टर हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ आ रही है, बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है बच्चों, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है। मोर देन, देखो, मोर देन सिंगल एंड लेस देन डबल। सॉरी, उल्टा लिख दिया। मोर देन डबल, क्योंकि डबल की छोटी होती है ना। मोर देन डबल एंड लेस देन सिंगल, ये आती है। तो बॉन्ड लेंथ का अलग ही क्राइटेरिया बन के आ गया, ना ये डबल है ना सिंगल है, डबल और सिंगल के बीच में है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, अब देखिए, तो अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये रेजोनेंस का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। अब ये इससे सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बना, इससे ऐसे बना, ये बॉन्ड घुमा इधर, ये बॉन्ड घुमा इधर, और ये बॉन्ड घुमा इधर। जब ऐसे घुमा तो आप देख रहे हो कि आपको स्ट्रक्चर नंबर 2 मिली कि नहीं मिली? मिल गई? बोलो, स्ट्रक्चर नंबर 2 आपको मिले कि नहीं मिली? तो दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है?
अब इसको हम डिफाइन, बोलो कंसेप्ट समझ में आने लगा कि क्या वजह है इसकी, क्या मतलब है। ये जो सारी स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इन्हीं को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बात ये आई कि बेंजीन क्या करता है ना, रेजोनेंस शो करता है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बोलो हाँ के ना। अब देखो इसको हम डिफाइन करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और देखो मजेदार बात, आपको शॉकिंग लगेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एंड इंडिविजुअली do not represent any real molecule। इस बात को बहुत गहराई से समझना। हाइपोथेटिकल मतलब ये जो फिनोमिना है बेटा रेजोनेंस का, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, इसका कोई प्रूफ हमको नहीं मिला है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है ये। भले ही हाइपोथेटिकल है, जैसे कई बार लोग कह देते हैं ना कि कल बारिश होगी, अगर हो गई, फिर उस बंदे ने फिर कहा कि कल बारिश होगी, फिर हो गई। तो ये जो हाइपोथेसिस है कई बार सही निकलता है। तो आज तक ये हाइपोथेसिस सही निकल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये कंसेप्ट हाइपोथेसिस है। और जब हम अपनी बात को, समझो ध्यान से, जब हम अपनी बात को एक स्ट्रक्चर से नहीं प्रूव कर पाते, सुन रहे हो सारे बच्चे, जब हम अपनी बात को एक स्ट्रक्चर से प्रूव नहीं कर पाते तो हम उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं जो कि एक दूसरे के सिमिलर होती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रेजोनेंस किसी चीज की स्टेबिलिटी को बताने का प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा देखते हैं कि मान लो हमारे पास CO3 2- है, कार्बोनेट आयन है, दिख रहा होगा आपको, ये कार्बोनेट आयन दिख रहा है आपको। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखो एक कार्बन है, बनाओ इसकी कैसे आएगी, सिखा दिया है मैंने। हमारे पास सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, साइड एटम कितने हैं, 3, 1 2 3 ऐसे लगा देना है, बताया था। याद करो पिछला वाला फॉर्मल चार्ज और स्ट्रक्चर बनाने वाला, हाँ के ना। अब देखो कितने माइनस चार्ज आ रहे हैं, 2, तो किन्हीं 2 पे आप माइनस लगा दो, और जिस पे माइनस नहीं लगेगा वहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड। सही के गलत? मतलब ये स्ट्रक्चर ये कह रही है कि कार्बन एक है, 3 ऑक्सीजन है, तो हम इनको नंबर दे देते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको हम बी लिख देते हैं, इसको हम सी लिख देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखने से क्या लग रहा है कि भैया कार्बन ऑक्सीजन ए वाला जो है ये सिंगल बॉन्ड है, यस के नो, और साथ के साथ बी भी सिंगल बॉन्ड है, और सी जो है ये क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो क्या पता चला कि सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। क्या है, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। बोलो कैसे? देखो फिर अब इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे,
सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये बनाया। अब हम इस बात को एक्सपेरिमेंट ने क्या कह दिया, क्या कहा इस एक्सपेरिमेंट ने, बताओ बोलो क्या बताया एक्सपेरिमेंट ने। एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि भैया सारी बॉन्ड लेंथ, सीओ बॉन्ड लेंथ जितनी भी हैं वो क्या है, सारी की सारी। तो लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे ना, तो हमने कहा नहीं, अरे रुको भाई हम और बताते हैं। हमने क्या किया, दूसरी स्ट्रक्चर ये बना दी। दो अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हमने तीसरी एक और स्ट्रक्चर बना दी, तीसरी और एक स्ट्रक्चर बना दी, वो ये बना दी। अब आप बताओ, अब हमारी बात का आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अब तो सब कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया ना। तो ये क्या हुआ कि इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि सारी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम है, हमने 3 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स लिखे, और तीनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं तो इससे हमारी बात साबित हो गई। और क्योंकि देखो, किसी भी चीज पर चार्ज अगर रहता है और लंबे समय तक रहता है तो वो उसको अनस्टेबल करता है, लेकिन अगर चार्ज घूमता रहे तो वो उसको स्टेबल करता है। एक और पॉइंट ऐड कर लो, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बोलिए, है ना। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। तो ये 3 होना, 2 होना, 3 होना, कई जगह 4 या 5, अब आगे लगातार आप पढ़ोगे इस चीज को। तो इससे क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, जैसे CH3NO2, नाम बताना इसका जरा क्या है, नॉमेनक्लेचर भी चेक कर लेते हैं। नाम बताओ जरा इसका क्या है, नाइट्रोमीथेन। वेरी गुड। नाइट्रो क्यों लिया, क्योंकि हमने बोला था कि NO2 को हम सफिक्स प्रीफिक्स लेते हैं, नाइट्रो मीथेन। ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 ही बना सकता है, और एक इसके बाद लॉन पेयर होगा। यस के नो, बोलो। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं स्ट्रक्चर को, तो ये कैसे लिखा जाएगा, N। अब एक तरफ इसने ऑक्सीजन बना दिया था तो इसकी वैलेंसी तो हो गई पूरी। तो क्या करें, क्या ये दूसरे ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। कब जुड़ेगा, ये अपना लोन पेयर इस दूसरे ऑक्सीजन को देगा, और दूसरे को देगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल इसलिए ये न्यूट्रल लग रहा है कि यहाँ एक प्लस और एक माइनस है। फिर दिक्कत आ गई, फिर क्या आ गया, मान लो इसको माने ए और इसको माने हम बी, तो NO बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग अलग होनी चाहिए दिखने में, है कि नहीं, बोलो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स क्या कह रहे हैं, नहीं भैया, कि दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो कैसे लिखे इसको, सही कि गलत, अब बात साबित हो गई सही, बोलो। तो ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है बच्चों, एक ही जगह नहीं, 50 जगह आएगा, हर जगह आएगा। स्पेशली डबल बॉन्ड जहां आपको दिख जाए ना, वहां आपको रेजोनेंस दिखेगा। अभी धीरे धीरे हम इस्तेमाल करेंगे तब आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट ए टॉपिक, ये कंटेंट है हर टॉपिक का। हर टॉपिक के अंदर 11th का बच्चों जो सिलेबस है ना, वो ये समझो कि नंबर के साथ साथ आपको कंसेप्ट डेवलप करता है। यानी आगे के जो चैप्टर्स हैं
अब देखो धीरे धीरे हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, हर चैप्टर में पिछली बातें काम आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो ये जो कंसेप्ट ऑर्गेनिक में हम पहला ही पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत काम आने वाला है। इसके कंसेप्ट को, इसको बोलते हैं जीओसी, वैसे इसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। तो एक बार इसको पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे अभी हम 1-2 दिन में, फिर वो करेंगे और उसके बाद इसको मैं और पढ़ाऊंगा, और क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कोप है पढ़ने को, जिससे कि आपका जो बेस है वो ढंग से तैयार हो जाए। ठीक है, आप इंटरेस्ट रखेंगे, मेहनत करेंगे, क्वेश्चन रखेंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और याद कीजिए चीजों को। तो समझ में आया कुछ कंसेप्ट? ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि दो तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई, एक हो गई रियल स्ट्रक्चर और एक हो गई रेजोनेंट हाइब्रिड। ठीक है, यानी इतना घूमा तो थका ना इलेक्ट्रॉन, थका तो एनर्जी लॉस किया। ठीक है, तो उस गैप की वजह से जैसे एनर्जी कम हुई तो वो स्टेबल हो गया। देखो आप लिखते हैं द एनर्जी ऑफ actual structure of molecule is lower than that of any of the canonical structure। ठीक है, कि ओरिजिनल जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी उसकी एनर्जी, उसकी रेजोनेटिंग, कोई भी एक स्ट्रक्चर उठाओगे उससे ज्यादा, उससे कम होगी। तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन the difference between actual structure and lowest energy resonance structure is called resonance stabilization energy, और सिंपली से रेजोनेंस एनर्जी। अब इन सब का राम कहानी का जो कंक्लूजन है वो समझो आप, कि अगर किसी चीज में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो समझो कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। आ गई बात समझ में? बोलो। मतलब जितना ये जो गैप है ना, एक्चुअल और रेजोनेटिंग का गैप है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मतलब ये इतना खर्चा कर दिया है उसने, इतना उसने क्या कर दिया, खर्चा। तो एनर्जी जितनी लॉस होगी उतना ही सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर? अब देखो रेजोनेंस बनाने के लिए कुछ बेसिक से रूल है जो मैं बता देता हूं, 1-2 रूल है कि आप ध्यान रखिए। अब देखो एक बात समझो कि हमने 2 रेजोनेंट जो मैंने लिखा है उसका मतलब आप समझे नहीं समझे, ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी ये एक्चुअली हम इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जिसको हम जल्दबाजी में ऐसे बना के गोला बना देते हैं। समझ में आ रहा है?
तो इन दोनों की एनर्जी और इसमें डिफरेंस है, इसमें, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, इसीलिए क्या है, काफी स्टेबल। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस में कोई बदलाव नहीं करना है आपको, कि जो एटम है वो अपनी जगह रहेगा, केवल कौन घूम रहा है, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं खाली। ठीक है, तो कुछ दो रूल हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट रूल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव, नंबर 1, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब एटम जो है ना, कार्बन नंबर है वो अपनी जगह ही रहेगा। और दूसरी बात, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को घटाना बढ़ाना नहीं है आपको। समझ में आई ये बात, नहीं आई? कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने इलेक्ट्रॉन ही कम कर दिया, नहीं, आप उनको बदल बदल के लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना और घटाना नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस जो इफेक्ट है ये पाई बॉन्ड पे पड़ता है, और ये जो मेनली काम करता है, ज्यादातर हमको जो दिखता है वो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब जो हमने बेंजीन जैसे कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड में दिखता है, इसमें हमको ज्यादा नजर आता है। और ये दो तरह का हो सकता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ये समझ लो, ये बेंजीन के केस में ही हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बोलो। अब इसको कहीं कहीं हम लिखते हैं प्लस आर माइनस आर, वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट इसको लिखा जाता है प्लस एम और माइनस एम। अब इसका मतलब मैं अभी अभी आपको समझाता हूं क्या मतलब है। देखो कि ये हमारे पास बेंजीन है, दिख रहा है सबको, ये बेंजीन है, तो इसका इफेक्ट तो आप जान ही गए हो। लेकिन अगर मैं इसके 6 कार्बन नजर आ रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे, नहीं दिख रहे 6 कार्बन? बोलो। अब देखो 6 कार्बन है, मैंने किसी एक कार्बन को पकड़ा, कोई भी पकड़ सकते हो, कोई दोस्ती की बात नहीं है कि 1 पे रखना है, लेकिन आदत बुक में भी लिखा होता है और आदत भी हमारी पड़ी होती है कि ऊपर वाले पे लिख देते हैं, तो लिख दिया। इस पे आप एक ग्रुप जोड़ दो, NH2 जोड़ दिया आपने, जोड़ दिया। अब देखो ये जो ग्रुप जोड़ा है ना आप, इसकी वजह से एक इफेक्ट आएगा। जैसे हमने यहाँ NH2 जोड़ा, कहीं हम दूसरा ग्रुप जोड़ेंगे, तो ये वाला जो प्लस NH2 है ये प्लस एम इफेक्ट का है। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो अब देखना, ध्यान से देखना, पहली बार समझ रहे हो तो ध्यान से समझना है। देखो इसके पास लॉन पेयर दिख रहा है, ये, इस लॉन पेयर को हम लाए इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, दिख रहा है सबको? अच्छा, अब देखो जैसे जैसे आप करते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। यानी लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, तो यहां पर ये देखो डबल बॉन्ड आएगा, और ये NH2, सही। और N पे हो गई कमी, N ने अपना दान कर दिया तो N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे ये यहां घूमा ना, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आया इधर, तो बच्चों देखो कि यहां इस कार्बन पर एक नंबर जो कार्बन है इसकी वैलेंसी बढ़ गई होगी, कि देखो एक नंबर कार्बन पे 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये क्या करेगा, झट से इस बॉन्ड को घुमा के यहां टिका देगा। जब यहां टिकाएगा तो ये आ गया माइनस चार्ज, और बाकी के बॉन्ड ऐसे कैसे आप लिख दो। तो अब ओवरऑल देखो, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 जो है वो न्यूट्रल दिख रहा है,
और सेकंड वाले में हमको एक प्लस और एक माइनस दिख रहा है, तो ये भी तो न्यूट्रल ही हुआ। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़िए, अब ये यही नहीं रुकेगा, ये देखो वापस घूम घाम के वहीं आएगा। फिर आप देखिए ये माइनस, भाई यही कार्बन माइनस क्यों ले, ये इधर आया तो ये घूम के आ गया इस कार्बन। और यहां पे आ गया माइनस चार्ज। बोलो सही है? अच्छा अगला, अभी भी नहीं रुकेगा, देखो वापस पहले नंबर पे जाके रुकेगा, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। यहाँ आ गया प्लस। अब लास्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये आ गया इधर। फिर से पहली वाली स्ट्रक्चर बन गई। यस के नो? अब देखो इसमें क्या हुआ, यही तो हम कह रहे हैं, ये ये हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है और ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस दिख रहा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसके अंदर न्यूट्रल है, घूम घाम के आ रहा है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वही रेजोनेंस एनर्जी है। तो इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल। अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर लिखोगे तो सही तो है वो, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? बोलो। अब इसको हमने पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि इसने रिंग के अंदर चार्ज को बढ़ाया। इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया, तो रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको हम बोलेंगे प्लस एम या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और अगर रिंग से बाहर जाता है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। आई बात समझ में? बोलो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे आपने देखो रेजोनेंस स्टार्ट कैसे हुआ, बेंजीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से आए? नाइट्रोजन के आए ना, 2 लॉन पेयर देखो घूम के आए इधर, तो नाइट्रोजन ने अपना दिया ना दान। कुल मिला के चार्ज कहां बढ़ा, देखो नाइट्रोजन पे प्लस आया, इस पे माइनस आया। माइनस आया मतलब क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, हाँ के ना? तो इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ जब बेंजीन का देखना है, यानी रिंग को देखना है, रिंग को अगर फायदा होगा तो प्लस इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, और अगर नुकसान होगा तो वो माइनस है। समझ में आ गई बात? जी बोलिए। हम्म, दे सकता है ना रेजोनेंस। अरे उसने दिया कहां है, घूम फिर के वापस आ गया ना उसके पास। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली तो ये स्ट्रक्चर है आइसोलेटेड, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही तो हम समझा रहे हैं आपको, कि ये सब स्ट्रक्चर इसकी हो सकती है, लेकिन इस फॉर्म में स्टेबल है भाई। इतना घूमता रहता है तब जाके ये बनती है ना, तो एनर्जी लॉस होता है उसका। यही तो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, कि उसने दिया लेकिन वापस उसके पास आ गया घूम फिर के। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं इसको। एक हमने NH2 से आपको बताया, और एग्जांपल है जिनको आप खुद ट्राई करोगे लिख के, ऐसे सेम बनेगी। जैसे OH, OH में ही पता है ना आपको लॉन पेयर है, तो जैसे N का आपने घुमाया वैसे O का घुमा देना, सारी स्ट्रक्चर सेम बनेगी। OR दिख रहा है, उसके बाद OCOR, NH2 का मैंने बना ही दिया है जो दिख रहा है आपको। फिर आएगा NHR, इसमें भी सब पे देखो लॉन पेयर दिख रहा होगा आपको। फिर NR2, सब पे लॉन पेयर दिख रहा है ना। फिर आएगा NHCOR। बोलो सही है?
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक हिंट मैं दे देता हूँ कैसे करोगे। मान लो आपने NH2 की जगह, समझो इस बात को, एक ही बात है, एक समझ लिया, सब समझ में आ गया, समझो। NH, ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है बोलो जल्दी? 2 है। तो जैसे उसका घुमाया वैसे इसका घुमा दो, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी पहले। यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर प्लस बना दो, और दूसरे पे माइनस। अब तो आगे का समझ में आ गया सबको? बोलो। अब देखो दूसरा, एक और खत्म कर देते हैं, 1 मिनट की बात है। -R या -M बोलते हैं इसको। इसमें क्या है ना, अभी तो आपने देखा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, अभी क्या होगा, रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो ग्रुप बदला। अब आपको ये याद रखना है कौन से ग्रुप जो होते हैं +M करते हैं, कौन से माइनस करते हैं। देखो अब हमने दूसरा ग्रुप लगा दिया, N, ये लगा दिया NO2। अब देखो क्या था, वहां के नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? वहां के नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, और यहां का नाइट्रोजन बेचारा पहले ही ऑक्सीजन को दे चुका है, तो उसके पास कमी है ना, है कि नहीं? तो ये क्या करेगा, ये रिंग से बाहर खींचेगा। तो अब देखो इधर से जाएगा, ये गया इधर, ये इधर गया, तो देखो आगे का स्टेप देखना, ये इधर गया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी ये O पे माइनस आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस O पे माइनस चार्ज, ये इधर यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब उल्टा हो गया, देखो अब रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी जब रिंग में पॉजिटिव चार्ज आए तो समझ लो कि ये माइनस आई है, -M और -R है। अगली स्ट्रक्चर आपको समझ में आई गई होगी। अब रिंग के बाहर वाले से कोई छेड़खानी हमको नहीं करनी। बोलो सही। और लास्ट स्टेप में फिर से ये इधर गया, ये इधर गया, और वो पहले वाली स्ट्रक्चर आ गई। सही कि गलत? हाँ, तो ऐसे सब बनाओगे। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कम से कम बुक के एग्जांपल कर लो। COH जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हो, CN जुड़ा हो, और NO2 तो हमने देख ही लिया है। तो ये सब के सब -I इफेक्ट देते हैं, यानी रिंग पर डेंसिटी को कम करते हैं। सीधी बात ध्यान रखो, जिस ग्रुप को जोड़ने पर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो -I इफेक्ट देगा, जिस ग्रुप को जोड़ने पर रिंग पर नेगेटिव चार्ज आता है वो +M इफेक्ट देगा। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है आज के लिए। अब देखो बच्चों ध्यान दो, मैंने NCSC का एक डाला है, आप उसको सबको बनाना है, वो मैंने